नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज 24x7 और आज हम चर्चा करेंगे मुलाजमों की। हम कोशिश करते हैं रोज ही इस इशू को टेकअप किया जाए और अप्रोप्रिएट फॉर्म तक इसको पहुंचाया जाए, क्योंकि इनकी डिमांड्स, क्योंकि खुद भी सरकार ने वक्तन वक्तन ये माना है कि इनकी डिमांड जेन्युइन है। जेन्युइन डिमांड होने के बावजूद भी इनका रिड्रेसल नहीं हो पा रहा है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इनमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता आकर के एश्योर करते हैं, बीजेपी के बड़े नेता आकर एश्योर करते हैं कि आपकी डिमांड जो है जेन्युइन है और हमने रिपोर्ट भी जेन्युइन और पॉजिटिव बना करके भेजी हुई है, लेकिन आउटकम्स कोई नजर नहीं आता। इसी पर चर्चा करेंगे अनामिका जी, रहबरे जंगलात से। अनामिका जी, आपकी शिकायत ही रहती है कि आप हमें कम कवरेज देते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है, हमारी नजर में सब समान है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधु जी हैं, जो रिजर्व कैटेगरी है, डोगरा एम्प्लॉइज कहेंगे। मधु जी, आपका भी स्वागत है। कबीर नमस्कार सर। अहमद जी हैं, कबीर जी है एनवाईसी से, इनके साथ तो बहुत ही जाती हुई है। कबीर जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत कबीर जी थैंक यू आप सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत कबीर जी मैं आप ही से करूंगा कि आपको 2500 रुपया प्रति माह मिलता है, ये मानव अधिकारों का हनन है, तो आपने क्या सोच करके, जब आपको पता था तो क्या सोच करके ज्वाइन किया था? आपके साथ तो बड़ा धोखा हुआ है। देखिए सर, कोई भी व्यक्ति किसी अगर लोकतांत्रिक देश में रहता है तो उसको अपनी सरकार के ऊपर बहुत उम्मीदें होती हैं और एक व्यवसाय, एक नौकरी कह लीजिए, चाहे ये छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई भी नागरिक हो किसी देश का, तो उसको आशा रहती है कि मुझे कम से कम एक संरक्षण मिलेगा जिससे मैं अपना परिवार भी पाल सकूं और प्लेटफॉर्म एक नागरिक को मिलता है जिससे वो सर बीच में से सॉरी कॉल आ गई थी, तो मैं कहना चाहता हूं सर, एक कोई भी व्यक्ति वो किसी आशा से जो है वो देश के निर्माण में अपना योगदान देना चाहता है सर। इस आशा से मैंने एक एनवाईसी जो स्कीम निकाली गई थी उसको ज्वाइन किया था सर। लेकिन आपके हाथ में निराशा लगी है। मैं मधु जी से जानना चाहूंगा। मधु जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए और कबीर जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए। एक आशा के साथ इन्होंने ज्वाइन किया था और इनके हाथ में अभी तक फिलहाल निराशा लगी हुई है। मधु जी, आपको भी लगातार निरंतर एश्योरेंस मिलते जा रहे हैं भाजपा से, ऑफिसर से, लेकिन कोई भी वो काम पर यानी रिड्रेसल नहीं हो पा रहा है। सर विनोद सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया हमारी आवाज उठाने के लिए। और ये बात बिल्कुल सही आपने बोली कि जो कहते हैं ना, जो एश्योरेंस है हमें डे 1 से मिल रहे हैं। सबसे पहली हमारी 25 जून को हमारी एक डेलीगेशन जो है वो एलजी सर से मिलता है। सबसे पहला जो एश्योरेंस जो था वो हमें एलजी सर से मिला है। एलजी खुद एक जो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जब वो हमें एश्योरेंस देंगे तो आप सोच लीजिए हमें और किसी पे विश्वास करने की जरूरत ही नहीं, वो हमें भरोसा देते हैं। ठीक है। फिर हमारी एक बहुत बड़ी पार्टी है, उन्होंने भी एक पार्टी कमेटी के रूप में वो भी आगे आते हैं। बड़ा अच्छा स्टेप उठाया उन्होंने कि अगर वो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं तो ये उनका सबसे पहला कहते ना फर्ज बनता है कि इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना। ठीक है, लेकिन बात अब यही पे आ जाती है कि जब आप हमारी डिमांड को जेन्युइन कंसीडर करते हैं, ठीक है, कमेटी बनाते हैं, कमेटी के रूप में आप आगे आते हैं, क्या सिर्फ एश्योरेंस से ही हमारा जो ये मुद्दा हल होगा? और उससे भी बड़ी अफसोस की बात अब ये होती है कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर इतने बड़े मंच से जब हमारे ऑनरेबल एलजी सर एड्रेस करते हैं और हमारे लिए कितने पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं कि जो बातचीत हमारी उनके साथ हुई है उस पर हम विश्वास कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल बिठा के काम कीजिए। अब हम तो कहते हैं कि हम तो आपके विश्वास पे ही बैठे हुए हैं वहां पर धरने में अम्बेडकर चौक में, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रही तालमेल बिठाने की बात, तो उसके लिए तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना है ना तालमेल बिठाने के लिए। 7 महीने से जिन एम्प्लॉइज की सैलरी बंद है तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या तालमेल है हमारे साथ? अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं कि 15 साल एक एम्प्लॉय एक जगह पे ड्यूटी दे रहा है, आज उसकी जान पे बनाई, वो तभी वहां से बाहर निकला है। और ये सिर्फ कहते हैं कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं है, सिर्फ थ्रेट परसेप्शन नहीं कि इसका कुछ रिजल्ट नहीं आया है, इसके कितने लोग शिकार हुए हैं। जब टीचर को स्कूल में टारगेट,
बैंक एम्प्लॉय को बैंक के अंदर किया गया, राहुल भट्ट जी को तहसील ऑफिस के अंदर हुआ गया, टारगेट किया गया, तो अब नेचुरल सी बात है, जान बचाना तो हर किसी का एक सबसे पहला उसका राइट बनता है। उसी राइट के तहत हम अम्बेडकर चौक में बैठे, और उन्हीं चीजों को कंसीडर करते हुए आप लोगों ने हमें एश्योरेंस दी है कि आपकी डिमांड जो है वो जेन्युइन है। और खुद 26 जनवरी को मंच से एलजी सर, कोई और नहीं है, मैं आप जो कोई और पॉलिटिकल नेता नहीं है जिन्होंने इतना बड़ा बयान दिया था, जब वो इस तरीके के वर्ड्स देंगे तो आप बताइए कि हमें होगा या नहीं होगा, हमें तो पूरा होगा। लेकिन जब तक आप किसी भी काम को एक कहते हैं ना एक रिटर्न फॉर्म में नहीं लेके आएंगे तो हमें कहाँ से, जब देखिए अब सैलरी की बात हम बात करते हैं, जब हम डीडीओस को बोलते हैं वो कहते हैं रिटर्न कोई ऑर्डर ही नहीं है सैलरी निकाल, जब तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होगी ट्रांसफर कहाँ से हो जाएगी हमारी, जब हमारी डिमांड को जेन्युइन कंसीडर करने के बाद। और उससे भी बड़ी बात है कि देखिए भाजपा के एक लीडर हैं देवेंद्र सिंह राणा जी, उन्होंने भी इतना जोरों शोरों से एक बयान दिया था और उस दिन हमें बहुत उम्मीद जागी थी, और आज उम्मीद हमें आज भी है, हम ऐसे नहीं उठने वाले हैं, अब उम्मीद हमें आज भी है। लेकिन बात महीने का पूरा हो गया है, 1 जून से धरना स्टार्ट हुआ था और आज फरवरी 2023 आ गया है। जब आप हमारी डिमांड को जेन्युइन मानते हैं, कमेटी बनाते हैं, एलजी सर खुद फिर लिंगर ऑन कबीर जी आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए, कबीर जी माइक ऑफ कर दीजिए, डिस्टरबेंस हो रही है जी। और सर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, आपने एक सैलरी के मुद्दे को इतना ज्यादा लिंगर ऑन कर दिया, जिस एम्प्लॉय की 6 महीने से, पिछले 7 महीने से सैलरी बंद है, अगर वो आज ड्यूटी रिज्यूम करता है तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत कहते हैं ना बड़ी कोई जीत नहीं होगी। किसी भी एम्प्लॉय को मजबूर कर देना सैलरी के नाम पे बहुत बड़ा बात नहीं है ये। अगर वही एम्प्लॉय एक सैलरी के मुद्दे के कारण, एक सैलरी के कारण कश्मीर जाके टारगेट किलिंग का शिकार होगा, तो मुझे लगता है इससे बड़ी शर्मनाक बात ही नहीं कोई होगी फिर एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। अनामिका जी आपके इसमें साथ कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, डेफिनेटली गवर्नमेंट। अनामिका जी यही चीज बार बार दोहराते हैं कि अगर आप जीत तब है एडमिनिस्ट्रेशन की कि जब आप ट्रांसफर पॉलिसी लाएं, सैलरीज रिलीज करें, और उसके बाद ट्रांसफर पॉलिसी के आने के बाद जब हम लोग फिर से ड्यूटी से रिज्यूम करेंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे, तब एडमिनिस्ट्रेशन की जीत है। जब आप प्रेशर टैक्टिक्स अपना के किसी एम्प्लॉय को प्रेशराइज करके भेजेंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन की जीत नहीं है। बिल्कुल अनामिका जी से जानना चाहेंगे। अनामिका जी, रहबरे जंगलात के साथ सरकार एक कैबिनेट ऑर्डर निकालती है, आपको रिक्रूट करती है और कहती है कि 5 साल के बाद आपको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट क्या है कि 5 से 5.5 साल हो गए और अभी तक आपकी कोई सुनवाई नहीं है, और आप बीजेपी मुख्यालय के बाहर लगातार निरंतर कितने दिनों से हड़ताल कर रहे हो। अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल सर, क्योंकि जब हमें ऑर्डर पकड़ाया गया था तब बीजेपी और पीडीपी की ही कोalition गवर्नमेंट थी, तो अब जब हमें दिक्कत आई है तो अब हमारे पास क्या कहते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तो कोई एक ऐसा दरवाजा था नहीं जिसको हमने वो कहते हैं ना बिल्कुल नॉक नहीं किया था। हमने किया है 5 साल बकायदा, हमने हमारा टेन्योर पूरा हो चुका। तो अब जब कहीं से आपको कुछ सोल्यूशन मिला नहीं, सब मान रहे हैं कि यस यू ऑल हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, इनजस्टिस है आप लोगों के साथ बहुत बड़ा, क्योंकि हमारा एक ही मुद्दा था कि भाई आपने हमें जिस पे ग्रेड और जिस पोस्ट पे लगाया है वो एक क्लास 4 का है, एक 10th पास का है, आप एक पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी और फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल के साथ इतना बड़ा इनजस्टिस मत कीजिए। तो सर वो कमेटी पहले भी बनी है हमारे लिए, तब एलजी सर ने बनाई है और सारे ब्यूरोक्रेट से हम मिल चुके हैं, सबके आगे एक ही मेमोरेंडम रखा है, सबने माना। अब लास्ट जो कमेटी इन पार्टी के ऑफिस से बनी है हमारे लिए, तो वी हैव नो अदर ऑप्शन। जब रिजल्ट का वेट हमें इतनी देर तक करना पड़े, तो अब फिर आप बताइए, हमारे पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, तो लास्ट रिजल्ट टेन्योर हमारा कंप्लीट था, रेगुलराइजेशन भी अब 7 महीने हो जाएंगे हमको, तो हम करते क्या सर? हमारा लास्ट रिजॉर्ट था ये यहाँ पे आके बैठना, और 46 डे हो गए सर हमको। जी बिल्कुल अनामिका जी, आपने ठीक कहा, और बड़ा बदकिस्मती का जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में इसका जरूर रिएक्शन दे कि एक कैबिनेट एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है। सब ध्यान से सुनिएगा, एक कैबिनेट जिसमें काबीना के मंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, उस पर मुहर लगाती है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बहुत सारे आईएएस सीनियर अधिकारी मौजूद रहते हैं, इसी रूम में होंगे, या फिर जब सर्दियां होंगी तो हीटर जरूर लगा होगा उनके पास।
वहां पे बैठ के फॉर्मुलेट कर देते कि 5 साल इनकी सेवाएं लेनी है, उसके बाद इनको रेगुलराइज करना है, और उसी पॉलिसी को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मानने से इनकार कर रहे हैं। 5.5 साल हो जाने के बावजूद भी उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। राजश्री सर, कमाल हमारा से कोई जी हाँ जी सर, हमारा कोई पहला केस तो था नहीं कि हम लोग जी एक्सपेक्ट करते थे, बिकॉज हमारा एक थर्ड पॉलिसी है। हमसे पहले सर हाँ, ज़राअत है, ज़राअत भी तालीम, है, तालीम और भी है। हमारा पैटर्न सर जो था हमारी पॉलिसी का, क्योंकि वी हैव अ प्रोफेशनल डिग्री, 4 इयर्स का है हमारा, नॉर्मल डिग्री नहीं है। इट्स अ जी प्रोफेशनल कोर्स फॉरेस्ट्री का, एंड इट इज जी इक्विवेलेंट टू एग्रीकल्चर। तो उनका जी आप देखिए पे ग्रेड, और हमारे साथ इनजस्टिस आप 10th पास का कर रहे हैं, वो बहुत गलत बात है जी सर। जी जी राजा शफीक हमारे से जुड़े हैं रैबरे खेल से। मैं बार बार कहता हूँ इनको एश्योरेंस तो मिल रहा है, जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं इनको एश्योर्ड करते हैं। राजा शफीक, हाँ माइक ऑन कर लीजिए। जी जी सर। आपके साथ भी ऐसा ही इंजस्टिस हुआ जैसे रैबरे जंगलात के साथ हुआ है? बिल्कुल सर, हमारे लिए जो कैबिनेट की जो पोस्टें फ्रीज रखी गई थी, 6 महीने पहले एक ऑर्डर आ जाता, जैसे कि आपको पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो कैबिनेट जो चीज रखती है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उसको थोड़ा सा हट के काम करती है, तो वो चीजें हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक वो जो पोस्टें हमारे लिए रखी गई हैं, और तब तक ये डीफ्रीज नहीं कर सकते हैं जब तक रैबर खेल टीचर को ये परमानेंट नहीं करेंगे। और हमारा जो असल में डिमांड जो थी वो हमारी थी टाइम पीरियड को लेके, क्योंकि हर एक रैबर में 5 साल का टाइम है। हमारा जो रैबर है उसमें 7 साल इन्होंने रखे गए। तो हम जी गवर्नमेंट से एक ही डिमांड कर रहे हैं, हमारा जो प्रोविजन पीरियड है उसको 7 साल से 5 साल में लाया जाए, और जो जी पोस्टें फ्रीज है वो फ्रीज आप रखी जाए जब तक हम रेगुलाइजेशन ना ले पाए। जी राजा सर। शफीक, आपको एश्योरेंस भी मिला था? कल भी आर एस बिल्कुल। पठानिया ने कहा था कि हाँ कि बिल्कुल आपका सर। कोई मसला है। आपके सर, मैंने जिसके भी साथ यहाँ पे डिबेट किया है उन्होंने यही बताया है कि रैबर खेल का कोई बड़ा मसला नहीं है, और आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव वे है, और आपका जल्दी से जल्दी रिजल्ट आने वाला। मैंने आपके सामने परसों पठानिया साहब से एक क्वेश्चन किया था, पूछा था सर हम कितने दिन और आपके पास बैठेंगे, अगर कुछ अच्छा है तो लाओ, बताओ। जनता भी सुनना चाहती है, क्योंकि रैबर जंगलात रैबर खेल की न्यूज हर जगह पे छुपती है। जी 52 डेज हो गए हमें रोड पे बैठे हुए, दिखाओ ये जी दोनों पॉलिसी इन्होंने की है, करो हमारे जी साथ जस्टिस। हमारे जी वकालत जो कर रहे हो आप, और वकालत क्यों नहीं चल रही है आगे, ये बताएं हमें, कहाँ से फॉल्ट है? क्या जी हमारा फॉल्ट तो नहीं है ना, ये नहीं लोगों का फॉल्ट है? जी सर। जी 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 आप अपना माइक ऑफ कर दें, क्योंकि डिस्टरबेंस आ रही। जब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा फिर आप दोबारा ऑन कर लीजिएगा। ठीक है सर। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनको एक मरतबा फिर बता दूं मैं कि ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो लोग इस वक्त हड़ताल पर हैं। हम डेली वेजेस की बात करते हैं, रैबर जंगलात की बात करते हैं, पीएम पैकेज की बात करते हैं, डोगरा एम्प्लॉइज की बात करते हैं, एनवाईसी की बात करते हैं, रैबर खेल की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी किसी को ना नहीं कहा, सबको हाँ कहा। और बदकिस्मती की बात है कि किसी को भी वो हाँ असल में तब्दील होते नहीं नजर आए। मैं कबीर जी से जानना चाहूंगा, कबीर जी नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? कब तक आप यहां पे संघर्ष करते रहेंगे? जी कबीर आपसे पूछ रहा हूं मैं, आपका माइक ऑफ है, ऑन कर लीजिए। थैंक यू सर, आपने जी कबीर जी, प्रश्न पूछा कि आगे की आपकी रणनीति क्या होगी, और अगर कहीं मैंने आपको पहले ये इंसाफ नहीं मिलता है तो किस तरह का संघर्ष जारी रहेगा और जी कब तक रहेगा, जी सर यही जी प्रश्न है जी आपका। जी तो विनोद सर, सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जब अनह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम अगर बात करें, तो सर मैं सच बता रहा हूं आज के ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने कि मेरा अपना ज़मीर जब मुझसे सवाल करता है सर, तो मैं अपने ज़मीर को जवाब नहीं दे पाता कि आज एक इन्फ्लेशन के दौर के अंदर मैं एक परिवार वाला आदमी हूं जो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने पिछले जिंदगी के 13 साल दे दिए, और मुझे दिन का केवल मात्र 83 रुपए और महीने का 2500 रुपया मिलता है सर। तो बड़ा अफसोस होता है, लेकिन कहीं हमें हताशा ये भी होती है सर कि हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कहीं कोई सुनने वाला नहीं है सर। आज तक अफसोस मुझे इस चीज का आता है कि मुझे ये भी कभी कभी अपने मन से सवाल पैदा होता है कि मैं
किसको अपना एलजी कहूं, मेरा एलजी जी कौन है, मैं प्राइम जी मिनिस्टर किसको कहूं, मेरा प्राइम मिनिस्टर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। कबीर अहमद ये पूछता है अपने आप से कि मैं किसको प्राइम मिनिस्टर कहूं, मैंने प्राइम मिनिस्टर किसको चुना था सर, सवाल ये खड़ा होता है आज। जी बिल्कुल ठीक कबीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन मधु जी, मानवता की जरूरत है, मानवता का नजरिया सरकार को रखना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को। सैलरी एक इशू अलग है, और बड़ा इशू ये भी है कि आपकी बच्चों की पढ़ाई सफर कर रही है। बिल्कुल सही। आपके बच्चे कश्मीर में पढ़ते थे, और काफी लंबे समय से वो बच्चे भी यहाँ पर जम्मू में हैं, उनकी पढ़ाई भी सफर कर रही है। क्या आपको नहीं लगता है अमानवीय है जो कुछ हो रहा है आपके साथ? तो देखिए, कहते हैं ना, मानवता का अगर अभाव है ही है। 8 महीने मायने रखते हैं। 1 जून से धरना स्टार्ट होता है। 31 मई को रजनी बालाजी को स्कूल में टारगेट किया जाता है, और 1 जून से हम अपने बच्चों के साथ 8 महीने से ग्राउंड में बैठे हुए हैं। और उस पे भी खुद एलजी सर हमें भरोसा देते हैं, कमेटी बनाते हैं, फिर भी कोई सोल्यूशन ना निकले तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है, नीयत पे लग जाता है फिर जी कि अगर मानवता का अभाव नहीं होता तो आज ये सिचुएशन 8 महीने या 9 महीने तक नहीं चली जाती हमारी बात। हमने बार बार कहा, गुहार लगा के कहा कि हमारे बच्चे जो हैं वो पिछले 8-9 महीने से स्कूलों में नहीं गए हैं, क्योंकि जब हम कश्मीर से यहाँ जम्मू में धरने पे बैठे हैं, बच्चे हमारे साथ कश्मीर में होते थे, वो कौन से स्कूल में जाएंगे जब हमें खुद नहीं पता कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमने कहाँ पे रहना है, कहाँ पे अपनी सर्विसेज देनी है, हम अपने बच्चों को कहाँ पे एडमिशन देंगे, करवाएंगे। और यही सबसे, और ऊपर उससे भी बड़ी बात आती है, हमने कभी ये धरना हमारा सैलरी को लेके नहीं था। सैलरी तो हमें मिल ही रही थी, सैलरी का इशू बना दिया गया। अगर आपने टाइमली ट्रांसफर पॉलिसी पे, जिसपे आपकी कमिटमेंट थी, उस पे काम किया होता तो आज सैलरी का इशू जनरेट ही नहीं होना था। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि हम उस ग्राउंड को छोड़ें, और जितना ह्यूमन रिसोर्स जो है जो सड़कों पे बैठा हुआ है, जो इतना हाईली क्वालिफाइड जो स्टाफ जो सारा सड़कों पे आके बैठा हुआ है, वो अपनी ड्यूटीज पे जाए और अपनी जैसे जैसे अपनी सर्विस दे रहा था उस तरीके से दे, तो आपने जो हमें भरोसे दिए हैं उनको आप लाइए ना प्रिंट फॉर्म में, ला सकते हैं। जब आप खुद कमिटमेंट करते हैं कि आपके लिए ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, और खुद आप 26 जनवरी का मंच बहुत बड़ा जब आप ट्रांसफर पॉलिसी की बात करते हैं, जब आप सैलरी की बात करते हैं, उसके साथ जब बच्चों के भविष्य, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है, ये मुस्तकबिल है हमारा, जो बच्चे हैं हमारे, उनकी बात करते हैं तो ये अधिकारी क्या कहते हैं? सर, अधिकारियों का वही कहना है पॉजिटिव सब हो जाएगा, सैलरी भी हमारी आ रही है अक्टूबर से, अब तो फेब आ गया है, आपकी ट्रांसफर पॉलिसी भी हमारी बस आने वाली है। अब सबसे बड़ी हैरानगी है हमें, अब हम एक ही बात बोलते हैं कि अब हमें किसी से जवाब नहीं चाहिए। अब हमें सिर्फ एलजी सर से पूछते हैं कि जब आप 26 जनवरी रिपब्लिक डे, इससे बड़ा कहते ना हमारे लिए कोई दिन नहीं होता, किसी भी सिटीजन के लिए रिपब्लिक डे से बड़ा कोई डे नहीं है। जब उसके उस मंच से, इतने पवित्र मंच से, जब हमारे ऑनरेबल एलजी सर इतने बड़े मन की भाषण देते हैं, जिसमें बोलते हैं वो कि जो बातचीत उनकी हमारे साथ हुई है, बातचीत उनकी हमारे साथ क्या हुई है, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर, कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो बना दी जाएगी और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा, कि हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। तो हम भी पिछले 8 महीने से उसी विश्वास के सहारे उस ग्राउंड में बैठे हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक आप उन चीजों को ग्राउंड में नहीं लेके आएंगे, पब्लिक डोमेन में नहीं लाएंगे, तो अब उस विश्वास के सहारे क्या मेरा डीडीओ जो भी है वो हमारी ट्रांसफर करेंगे? वो तो सैलरी तक नहीं निकाल रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और यही बात मधु जी मैं अनामिका से जानना चाहूंगा। अनामिका जी, अब आपका इशू ये नहीं है कि आपको रेगुलराइज कर दिया जाए। रेगुलराइज फोर्थ क्लास में आप नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड है, आपका सारा का सारा जो बैच है बिल्कुल हाईली क्वालिफाइड है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट है, कुछ डॉक्टरेट किए हुए हैं। तो अब आपका इशू ये तो रहेगा कि हमें सम्मानजनक स्थिति दी जाए, पोजीशन, ऐसी रिस्पेक्टेबल पोजीशन दी जाए जो आप डिजर्व करते हैं। Am I right? सर ये अब नहीं है, ये पिछले 5.5 साल से यही है, हमारी एक ही ग्रीवियंस है सर। हमने जब हाथ में अपॉइंटमेंट ऑर्डर पकड़ा था, हमने उसी टाइम ये बात सामने रखी थी। बट वो क्या है ना, क्योंकि जब हमारा रजिस्ट्रेशन 2014 में और 17 में करवाया गया, सीसीएफ ऑफिस से प्रॉपर एक एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में आई थी कि जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट फॉरेस्ट्री में बीएससीज हैं, ग्रेजुएट्स हैं,
पीएचडीज हैं और डीडीआर्स हैं, वो सब अपने आप को रजिस्टर कराएं। तो सर आप बताएं, जब ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल आता है स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के लोगों के लिए, तो उसके दिमाग में कभी भी ये नहीं होगा कि हमें 10th पास के लिए लोग रजिस्टर कर रहे हैं। हमने वही सोचा कि अब इन्होंने कैटेगोरिकली बोला है तो हमें एक अच्छी पोजीशन है, हमने उस हिसाब से रजिस्टर किया। बट जब अपॉइंटमेंट ऑर्डर हमारे हाथ में आता है सर, हमारे पाँव से जमीन तभी निकल गई थी। तो जब हमने इस बारे में बोलना शुरू किया तो हमें सबने जब हमारे हाथ में ऑर्डर कबीर दिया, जी आप अपना माइक ऑफ कर दें। कबीर जी माइक ऑफ कर दें अपना। हमारे हाथ में चलिए ऑर्डर दिया था सर, उन्होंने भी माना कि आप अपना टेन्योर तो पूरा कीजिए। ऑफिशियल सारे जिनसे हमने बात की, अपना ग्रीवियंस रखा, उन सब ने कहा आपका टेन्योर पूरा कीजिए, हम आपके साथ हैं, जो इनजस्टिस है ये हो जाएगा, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। सर एक कोई भी ऑफिशियल ऐसा नहीं था जिसने ये चीज नहीं मानी, और उन्होंने कहा 5 साल में होगा। और सर आज भी हम वही चीज को लेकर लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना चाहिए नहीं था, हमारा रेगुलराइजेशन का पीरियड खत्म हो चुका। अब हम 6 मंथ्स भी ऊपर हो गए सर। अब हम लोग अब सड़कों पे आने पे हम मजबूर हैं, क्योंकि वो एक हैरेसमेंट हमारी एजुकेशन के साथ, वो फाइनेंशियल हैरेसमेंट सर अब नहीं हो पाएगा हमसे। अगर हमारे पेरेंट्स भी हमें सपोर्ट कर रहे होते और हमारे जो इमीडिएट ऑफिसर हैं सर, आउट ऑफ कंसर्न अगर उन्होंने हमें कोऑपरेट नहीं किया होता ना, तो सर हमारे लिए बहुत मुश्किल था 166 रुपये पर डे पे काम करना। हमने विद एन अश्योरेंस किया है, क्योंकि हमसे पहले जो पॉलिसीज है वो बहुत रिस्पेक्टफुली रेगुलराइज की गई हैं, और हमारा ग्रेड सारी पॉलिसी से लोएस्ट है। क्यों? रीजन बताएं आप हमें। जी रीजन क्या है सर? उस राजा चीज का एक रीजन बता दीजिए। जी राजा शफीक से जानना चाहूंगा, आपसे मेरा जी एक सर, सवाल जी बनता है सर। इस बात को लेकर के कि जब आपने पॉलिसी देखी थी, जब आपने उसको ज्वाइन किया था, डिप्टी कमिश्नर आपके चेयरमैन थे रिक्रूटमेंट के, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, तो आपने क्यों उस कंडीशन को मान लिया या फिर कोर्ट में उसको चैलेंज किया? सर एक्चुअली जब हमारी पॉलिसी लॉन्च हुई, रहबरी जंगलात और रहबरी खेल दोनों एक ही दिन में लॉन्च हुई हैं, इवन के कैबिनेट नंबर भी एक सेम है। तो सर जब हमारा इन्होंने प्रोविजन पीरियड जो टाइम पीरियड था ये 7 साल का रखा सर, उस टाइम भी हमने इस चीज का विरोध किया था, क्योंकि 10-15 सालों से हमारे डिपार्टमेंट में पोस्टें नहीं आ रही है सर। दूसरा हमारी जो डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, हम और किसी जगह पे अप्लाई भी नहीं कर सकते। इवन कि हमने पीआईडी, एमफिल, नेट सेट इसी में किया है, तो हम लोग कहीं और जा ही नहीं सकते हैं इसके अलावा। तो इसको हमें उस टाइम एक्सेप्ट करना पड़ा। मगर हमारा पहले ही दिन से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ कि 4 साल हमें गुजरे हैं, वो हम एक ही डिमांड लेके चल रहे थे कि हमारा जो प्रोविजन पीरियड है, जो टाइम पीरियड है, ये बाकी रैबर्स की तरह 5 साल का किया जाए। इवन की हमारी बात सुनी भी गई, मुर्मू जी के पास हमारी डेलीगेशन मिली, वहां पे ये बात बाजाबता पे वहां पे डिस्कशन हुई। इवन कि हमारे लिए वहां पे कमेटी भी बनी SRO 202 के साथ, मगर उस कमेटी का आज तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया सर। तो हम उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब तक हमारा प्रोविजन पीरियड 5 साल का हो जाए। जी बिल्कुल। कबीर आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत सारे जो एम्प्लॉइज हैं उनकी एज भी काफी हो गई होगी, और मुझे लगता है कि आपको कोई दूसरा काम करने योग्य भी नहीं होंगे, क्योंकि मानसिकता ऐसी बन जाती है कि आपने रेगुलराइज होना है तो आप आगे पीछे है, आप पैर भी नहीं मारते। आपके बेशकीमती कई साल सरकार ने दिए और सरकार अब आपके साथ इंसाफ नहीं करती। राजा आप अपना स्पीकर ऑफ कर दें राजा जी। कबीर आप बोलिए। देखो विनोद सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एनवाईसी जो एम्प्लॉइज हैं, मैं अपने से शुरू करूंगा सर कि हमारी स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि आगे खाई और पीछे कुआं। सब हम उस स्टेज पे आप पहुंच गए हैं कि हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट अपनी लाइफ का बचा नहीं है सर। और एक उम्मीद यह है कि जिस प्रशासन को, जिस देश को हमने अपने जिंदगी के 13 साल दे दिए सर, तो एक उम्मीद की किरण जरूर नजर आती है कि जिस इंसान ने अपने देश के लिए कुछ किया हो तो उसको इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर आते हैं जहां ह्यूमन राइट को सिक्योर किया जाता है, और ह्यूमन वैल्यू जो मानवीय सम्मान और मानवीय मूल जो है उसको जरूर
तरजीह दी जाती है, जो मेरा मानना है। तो सर आपने जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछी है कि अब आपका जो व्यक्तिगत संतुलन है, जो जीवन संतुलन है, कहीं भी वो भी इस स्टेज पे आ चुका है कि अब कोई आप दूसरा लाइफ के अंदर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आप लेने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो ये सत्य है सर, क्योंकि मैं अपने एग्जांपल ले लूं, अगर तो मैं कहीं ओवरेज होने की कगार पे पहुंचा हूं, तो अब मेरे पास एक एनवाईसी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। क्योंकि देखिए सर, हमने इस वजह से अपनी लाइफ दे दी कि हम किसी देश के अंदर एक कारोबार जो है संभाल रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि उसमें हम रेगुलराइज हो जाएंगे और एक सम्मान मिलेगा हमें देश के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि आज जिंदगी के 13 साल दे दिए, लेकिन अभी तक एनवाईसी के हाथ सिवाय पछताने के और अपनी जिंदगी खोने के कुछ नहीं आया है। अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से सर हमारी मांग है कि हम कबीर जी, मैं मधु जी के पास जाना चाहूंगा। मधु जी, आपको लगता है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स बनाई जा रही है कि आपको मजबूर किया जा रहा है, आपकी सैलरी रोकी जा रही है, आपके बच्चों की पढ़ाई सफर हो रही है, इस तरीके से आप पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप जाकर के कश्मीर में ड्यूटी दें, और फिर बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ आप बताएं कि मैं 10 बजे आ रही हूँ मधुबाला, 4 बजे जाऊंगी, जिसको आना है आके मुझे टारगेट। सर देखिए, बिल्कुल सही बात है कि अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो जब हम कश्मीर में थे तो वहां भी एक इंस्ट्रक्शंस आती थी कि सर किसी का माइक ऑन है शायद से, तो वहां पे भी इंस्ट्रक्शंस होती थी कि हमारे आने जाने के टाइमिंग में डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन बायोमेट्रिक जैसे सिस्टम को लगा के इन्होंने हमें बिल्कुल, कहते ना, सॉफ्ट टारगेट नाम किसी ने नहीं दिया है। सॉफ्ट टारगेट नाम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का दिया हुआ है। जब इनको पता है कि हम सॉफ्ट टारगेट हैं, तो अब हमें और सॉफ्ट बनाया जा रहा है इस तरीके के काम करके। फिर हम एक ही सवाल पूछते हैं इनसे, जो पूछा है कि रजनी बालाजी ने भी सुबह 10 बजे बायोमेट्रिक अटेंडेंस की थी, 10:30 बजे उनको स्कूल में ही टारगेट किया गया, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सिर्फ जॉब करना ही आप कहते हैं जाइए नौकरी कीजिए, तो हमने कब कहा हम नहीं करना चाहते हैं? लेकिन हम कहते हैं कि अगर आप लेबर लॉज की बात करेंगे ना, तो लेबर लॉ के अंडर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी देना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एम्प्लॉयर की, ठीक है? तो यहाँ पे तो सिक्योरिटी की बात आ रही है, लाइफ थ्रेट की बात आ रही है, उस पर कोई बात नहीं। आज बड़ा अफसोस होता है कि इंसानी जिंदगी जो है ना, वो इतनी सस्ती हो गई है कि किसी को परवाह ही नहीं है। 8-9 महीने से हम वहां बैठे हुए हैं। हमें ये, अगर हम ऐसे जनरल पब्लिक से पूछते हैं, कोई भी पेरेंट, एज मैं मदर हूँ, मेरी बेटी 6 में पढ़ती है, कई हमारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनके बच्चे छोटी क्लास में, बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, किसी का दिल करेगा 8 महीने से अपने बच्चे को घर में बिठाने के लिए? तो हमने बिठाया हुआ है, सिचुएशन ऐसी बन गई है। और उस पर भी बड़ी समय कम है, मैं एक मिनट में कहूंगा कि अनामिका जी मैसेज दे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, और कबीर भी मैसेज दे, क्योंकि आधा घंटा होने जा रहे हैं। बिल्कुल अनामिका, एक मैसेज, 1 मिनट का शॉर्ट मैसेज फॉर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। सर एक ही मैसेज है मेरा कि आपको अगर मजाक लगता है हमारा जीवन, हमारी क्वालिफिकेशन और हमारा करियर और हमारी जॉब, तो सर प्लीज उसको मजाक मत समझिए, क्योंकि हम बेशक हम अनएम्प्लॉयड यूथ थे, हम मिनिमम वेजेस पे काम करने के लिए रेडी हुए, बट विद एन एश्योरेंस कि भाई आप हमें रेगुलराइज करेंगे विद डिग्निटी आफ्टर 5 years। हमने ये नहीं सोचा था हमें सड़क। नामिका जी, मुझे थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही है, आप राजा शफीक, कबीर जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।